हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज हम 70 क्वेश्चंस फॉर 70 बीपीएससी मेंस उसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द proposed of Board of Peace reflects an attempt at alternative multilateralism rather than outright rejection of existing multilateral order. Examine the validity of this statement. आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर्स GS1 में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए साल भर, अगर एक साल का नहीं तो आपको 6 महीने के इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स हमेशा आप अपने प्रैक्टिस में, अपने न्यूज में, करंट अफेयर्स में सुनते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप ये देखेंगे, बोर्ड ऑफ पीस ये बहुत न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग हुआ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर चर्चा किया गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूएस के अगर बैकग्राउंड को देखिएगा और बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिएगा प्रीवियस ईयर मेंस, तो यूएस लेड कुछ ना कुछ सवाल जरूर आता है। तो इसलिए ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके यूएनओ को से क्या लिंक है, भारत का क्या स्टैंड है, ये सब हमें डिस्कस करना है इन दिस क्वेश्चन फॉर्मेट। तो हमारा जो सीरीज है 71 क्वेश्चंस, नाउ वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 12। तो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में 1 to 1 समझेंगे क्या क्या चीज है। जब हम बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये एक यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस लेड, नॉट यूएन लेड। जैसे आप यूनेस्को पढ़ते हैं, आप यूएनएफसीसी पढ़ते हैं, ये सब यूएन लेड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रिजोल्यूशन के थ्रू यूएन सेक्रेटरी काउंसिल 2508, यूएन रेजोल्यूशन 2508 के थ्रू ये प्रस्ताव लाया गया था, सपोर्टेड बाय द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। लेकिन अगेन दिस इज नॉट यूएन लेड कमांड। तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ जो आपको समझ में आना चाहिए। जब हम बोर्ड ऑफ पीस क्यों चर्चा में था, तो आपको पता है कुछ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, और इसी में निकलकर आता है गाजा। अब गाजा में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी के रिकंस्ट्रक्शन को, उसी के प्लान को लेकर ये बोर्ड ऑफ पीस एक मल्टी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाया जा रहा है, इसी के रीसेटलमेंट को लेकर, इसी के रिहेबिलिटेशन को लेकर। तो जो इनिशियल फेज शुरू हो रहा है बोर्ड ऑफ पीस का, वो गाजा के सेटलमेंट को लेकर, और ये ट्रंप के द्वारा, ट्रंप के कमांड के द्वारा, ट्रंप सेंट्रिक के द्वारा ये सब कंट्रोल किया जाएगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं लैब में इन द बोर्ड ऑफ पीस, वो है गाजा के सेटलमेंट को लेकर। और आने वाला जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगर इसको सपोर्ट लगभग कंट्रीज करती है। तो अभी शुरुआती दौर में इसको लेकर खूब चर्चा है, और आने वाले एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो गाजा के रिसेटलमेंट की, अगर मानकर चलिए भविष्य में कोई और भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है, रसिया यूक्रेन वाले पीस फायर हो, सीज फायर, इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर वहां पे हम पीस प्लान करते हैं, तो मे बी बोर्ड ऑफ पीस प्ले क्रिटिकल हो। अब इसके स्ट्रक्चर को लेकर भी खूब चर्चा हुआ। क्यों चर्चा हुआ? इसमें बोला गया है कि अगर आपको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो $1 बिलियन आपको 3 साल के लिए यहां पे परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा। नॉट लाइक दैट यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, उससे पूरा ये अलग है। तो अगर मानकर चलिए कोई ऐसा देश है, वो देश भारत ही है, इंडिया अगर इसका मेंबर बनना चाहती है परमानेंट, जहां पे वीटो पावर उसे मिले, तो उसे $1 बिलियन डोनेट करना पड़ेगा फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से जो चीज निकल कर आती है।
तो भारत अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अगर भारत ज्वाइन करता है और इसका परमानेंट मेंबर बनता है तो उसमें भारत को $1 बिलियन डालना होगा, और ये 3 साल के बाद रिन्यूअल वाला प्रोसेस में। तो इसको भी लेकर खूब चर्चा हुआ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इसमें वीटो पावर रहेगा, इस पे भी खूब चर्चा हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यूएन सेक्रेटरी काउंसिल की हम जब बात करते हैं और वहां पे जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर है, तो उनके पास हर चीज के लेकर कंट्रोल रहता है इन द ग्लोबल अरेना या जियोपॉलिटिक्स में। तो ये वीटो पावर क्या उन सबके पास रहेगा, या यूएस चेयर कर रहा है, यूएस लेड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या यूएस के पास सुपर वीटो पावर होगा? तो यहां पर वीटो टू सुपर वीटो की भी बात हो रही है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब बात है कि व्हाट इज रैशनल बिहाइंड बोर्ड ऑफ पीस। जब हम रेशनल पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये है कि अगेन यूएस वांट टू कंट्रोल, और हम जब कंट्रोल की बात करते हैं तो यहां पे पावर ड्रिवन, क्योंकि ये पूरा यूएस इसको लेकर इनिशिएट किए, तो दिस इज द पावर ड्रिवन एंड यूएस विल प्ले क्रिटिकल रोल रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सबसे इशू बना हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैशनल की यूएस फिर से डोमिनेंस करना चाहती है इन द जियोपॉलिटिक्स, या जो राइवलरी चल रहा है यूएस रसिया एंड चाइना, इसको ध्यान में रखते हुए ये एक नया तरीके का अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें यूएस सेंटर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन रहा हुआ है। नेक्स्ट एक सवाल और उठता है इसके पीछे कि क्यों आया है, तो वो है यूएनओ का नॉट इफेक्टिव वर्किंग। तो ये भी एक कारण है कि यूएनओ पे बहुत सारे सवाल उठाए गए रिगार्डिंग द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, regarding the Russia Ukraine, regarding the dominance of China in the Indo-Pacific not following the rules। तो ये सब एक फैक्टर बना है कि धीरे धीरे इन दिस मॉडर्न सिनारियो यूएनओ का रोल, यूएनओ का जो लेजिटमेसी है वो कम होते जा रहा है। तो एक नया तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसे हम पावर ड्रिवन कह सकते हैं। ठीक, अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टू द न्यू कोल्ड वॉर फेज, और ये जो कोल्ड वॉर फेज है वो पुराने कोल्ड वॉर वाले फेज से डिफरेंटली अलग है। एक तरफ यूएसए साइडेड ग्रुपिंग और एक तरफ नया जो मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है। तो ये सब फैक्टर है जो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड बोर्ड ऑफ पीस। ठीक, अब हम आगे ये समझेंगे कि अगर हम कोई नए मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं या और भी ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उससे कैसे ये अलग होता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्वाड, जब हम क्वाड की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके से रियलिज्म पे काम करता है, क्योंकि अब दुनिया जो यूएनओ जिस पे काम करती है वो आइडियलिज्म पे, जो स्कूल ऑफ थॉट है वो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन हम बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं तो वो रियलिज्म की बात होती है कि जो रियलिस्टिक है, जो रियल सिचुएशन है उसको लेकर क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो भी स्टेप्स लिया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है द न्यू बिगिनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, अगर हम क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, I2U2 की बात करें, तो ये रीजनल जो कंसेप्ट है या जो रीजनल फैक्टर्स हैं उस पर ज्यादा ये रोल प्ले करती है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये बोर्ड ऑफ पीस आने का क्या कारण बनता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे विद द यूएन एंड बोर्ड ऑफ पीस की, तो अगर आप यहां पे बात कीजिएगा, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व एंड ऑल कंट्रीज आर इन्वॉल्व विद दिस यूएन। और हम जब बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं तो यहां पे जो यूएस से ज्यादा क्लोज अलाई है वो उसके मेंबर बने लाइक यूएई, उसके बाद अगर हम बात करें टर्की, पाकिस्तान, फ्रांस भी एक तरीके से बोला। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो यूएसए ने इनवाइट किया है, उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया है।
भारत को इनविटेशन आया है, रसिया को भी आया है, चाइना को भी आया है, पर इंडिया ने अभी अपने डिसीजन कुछ नहीं लिया है कि ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है। स्टिल इंडिया इज नॉट इन हरी। तो इंडिया अभी कुछ चीज पे सोच रही है, विचार कर रही है कि क्या इसका अभी रिलेवेंस है, क्या यूएनओ जैसी बड़ी संस्थान जब है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का आना के कारण क्या बन रहा है। तो ये सब फैक्टर है जो हमें समझना होगा। जब हम यूएनओ की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेजिटमेसी। लेजिटमेसी फैक्टर जो आपको यूएनओ में दिखेगा पर बोर्ड ऑफ पीस में नहीं दिखेगा। और वी कैन से दैट ये लेजिटमेसी सबसे बड़ा कंसर्न बना है बोर्ड ऑफ पीस। क्या ये लागू होगा या इसके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे, इसमें कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज है, क्या इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, साथ में लाया जाएगा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पे परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का ऑप्शन है जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ और भी फैक्टर है, जैसे यहाँ पे वीटो है, यहाँ पे वीटो को लेकर कोई नहीं है। फंडिंग यहाँ पे अलग तरीके का है, यहाँ पे भी फंडिंग टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए सेंट्रिक, यूएसए सेंट्रिक है ये, क्योंकि ये यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है। तो यूएसए विल डिसाइड कि इसका चेयर कौन होगा। तो ऐसे अभी चेयर ट्रंप है, तो ऐसा कोई यहाँ पे चार्टर बनता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, ये सब अभी क्लियर नहीं है। तो एक तरीके से हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है जिसके कारण भारत अभी इसके मेंबर बनने से इनकार किया। तो ना इनकार किया है ना अपना हामी दिया, तो अभी ये डिसीजन हम कह सकते हैं टाइम लगेगा। दूसरा बात यहाँ पे सवाल उठता है लेजिटिमेसी भारत के संदर्भ में वर्सेस अर्जेंसी। अब ये क्यों बात किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ये एक अर्जेंट मतलब बहुत जल्दीबाजी में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो यूएसए इसको कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लेजिटमेसी पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कितना ये कारगर होगा। तो गाजा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वेयर बोर्ड ऑफ पीस प्ले एक्टिव रोल, वेयर बोर्ड ऑफ पीस लेड बाय यूएस इनवाइटेड इंडिया आल्सो। और इंडिया ने अपने डिसीजंस को अभी तरीके से सेफ रखा है, नॉट ज्वाइन या ज्वाइन करना है उस पर अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं आया। तो अर्जेंसी वर्सेस लेजिटमेसी व्हेन वी टॉक अबाउट बोर्ड ऑफ पीस। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एक पॉइंट समझना होगा, तब जाकर आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में शुरुआत में बताया कि कैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्ट्रक्चर में आपको मैंने पूरा बोर्ड ऑफ पीस समझाया। तो अगेन फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ताकि आप बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। द प्रपोज्ड ऑफ बोर्ड ऑफ पीस रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट एट अल्टरनेटिव मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म को लेकर तो बोला जा रहा है, लेकिन अगेन दिस इज द यूएस ड्रिवन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल ऑर्डर। तो यूएनओ जैसा मल्टीलैटरल ऑर्डर है उसका रिजेक्शन देखा जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस को। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, कितना ये एग्जाम का एग्जामिन करना है कि स्टेटमेंट कितना सही है। तो हमें इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा। तो व्हेन वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अगेन आपको यहां पे उस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन का इंट्रोडक्शन शुरू करना है, कुछ कीवर्ड्स यूज किया जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बोर्ड ऑफ पीस, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ पीस इज यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल institutions passed by UN resolution 2508 under sponsorship of UN Security Council। अगेन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये यूएन कमांड या यूएन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे लिखेगा दिस इज द न्यू टाइप ऑफ मल्टीलैटरलिज्म
वेयर पावर इज सेंट्रिक। हम नया तरीके का मल्टीलैटरिज्म देख रहे हैं जहां पे पावर सेंट्रिक है, और यहां पे पावर सेंट्रिक है यूएस। उसके बाद आप यहां पे कुछ अच्छे कोट्स यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीलैटरिज्म को लेकर एस जयशंकर ने बोला है कि मल्टीलैटरिज्म कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये एक तरीके का नेसेसिटी है। तो अगेन आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू कैन यूज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोट्स रिगार्डिंग द मल्टीलैटरिज्म, जो एस जयशंकर का बहुत फेमस है। हमने पिछले वाले क्लासेस में भी डिस्कस किया था मल्टीलैटरिज्म व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिक्स। अब बॉडी पार्ट जब हम बात करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है उसको लेकर डिस्कस। अभी हमने जो जो पॉइंट्स बताया वो आप सारे लिखिएगा कि कैसे आया क्या है। तो गाजा वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंफ्लिक्ट को लेकर, फिर रसिया यूक्रेन वाले फैक्टर्स आपको मेंशन करना है, ईरान या वेस्ट एशिया को लेकर जो दिक्कत हो रहा है, एंड द न्यू पावर राइवलरी रसिया चाइना को लेकर। तो दिस ऑल आर द रीजन बिहाइंड। उसके बाद कंपेरिजन करना है नेक्स्ट बॉडी पार्ट में, एक तरफ आप यूएल लिखिएगा, एक तरफ बैलेंस ऑफ पावर, और हमने सारा पॉइंट्स यहाँ पे भी डिस्कस किया। देन लास्ट सिग्निफिकेंस भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण बता दीजिएगा, कैसे नया तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा रहा है। जो इतने लंबे कॉन्फ्लिक्ट बने आए, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहा है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है। और उसके बाद इंडिया का स्टैंड। इंडिया का स्टैंड मैंने आपको बताया, इंडिया इज नॉट इन हरी, इंडिया इज अगेन बिटवीन द लेजिटमेसी एंड अर्जेंसी, कि भारत समय ले रही है समझने के लिए कि क्या जरूरत है नहीं जरूरत। इसी के कारण दावोस में प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए, जबकि बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट आए। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द बोर्ड ऑफ पीस। और उसके बाद आपको अच्छा सा एक कंक्लूजन करना है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो अगेन यहां पे आप वैसे कंक्लूजन खत्म करना है जैसे आईआर में होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे टर्म्स को आप यूज कर सकते हैं यहां पे, कि अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है और किसी भी देश का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज नहीं होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है इंडिया को लेकर, इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री हैव द राइट टू चूज और नॉट चूज बिटवीन द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और भारत का जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है विश्व बंधु, उसको फॉलो करते हुए भारत विल डिसाइड कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्या होता है। भारत यहाँ पे ये भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान टर्की ऐसे कंट्रीज है उसके साथ उसे नेगोशिएट करना पड़े। तो फॉर दैट रीजन दिस बोर्ड ऑफ पीस इज न्यू टाइप ऑफ मल्टीपॉलिटिज्म जो पावर ड्रिवन है, पावर सेंट्रिक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स, टॉपिक इज बोर्ड ऑफ पीस एंड कंपैरिजन विद यूएनओ एंड इंडिया एज स्टेट। तो ऐसे कर कर आपको इस सीरीज में आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको जरूर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू वीडियोस रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स एंड आईआर। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।